नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं भाजपा नेता रामू रोहरा जी से। इनसे हम कोरोना से जुड़े और चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जी सर, भूपेश सरकार के अब तक के कार्यकाल को आप क्या मानते हैं, बेमिसाल रहे या बदहाल? पूर्णतः बदहाल रहे और सरकार पूर्णतः नाकाम रही है। 2018 से लेकर अभी तक भूपेश सरकार कोई भी एक उपलब्धि बता दे जिससे उसने किया होगा। घोषणाओं की तो बात छोड़ दीजिए, जितनी घोषणाएं की थी उसमें एक भी पूरी नहीं हुई है अभी तक। ऐसे में जनता की क्या अपेक्षा रह जाती है बाकी के कार्यकाल के लिए। जी सर, भाजपा का आरोप है कि आसाम में चुनाव प्रभारी रहे भूपेश बघेल जी, लेकिन पार्टी करारी शिकस्त खाई है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने भूपेश जी को जवाबदारी सौंपी थी और जवाबदारी को पूरी देश की जनता ने देखा है किस तरह से उन्होंने अपनी जवाबदारी निभाई है। आसाम का रिजल्ट देखने के बाद नैतिकता के नाम पर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री पद से भी और कांग्रेस के बड़े दायित्वों से भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। जो विश्वास राष्ट्रीय नेतृत्व ने भूपेश जी के ऊपर किया था उसमें वो नाकाम हुए हैं और जो ऐतिहासिक जनता ने, आसाम की जनता ने भाजपा के प्रति प्यार दिखाया है, वो सबको देखना चाहिए कि कांग्रेस का स्थिति क्या है। आज भूपेश बघेल के नेतृत्व में आसाम में चुनाव लड़ा गया, आसाम की जनता ने भी उनको नकार दिया। जी सर, छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर के इस कदर फैलते और मौतों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? पूर्णतः प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेदार है। समय रहते अगर व्यवस्थाएं कर ली जाती तो ये स्थिति नहीं आती। एक तरफ आप मुफ्त में टिकटें बांट रहे हो, मैचों का आयोजन करा रहे हो, इतनी सारी जनता को एक साथ एक स्टेडियम में बुला रहे हो, तो इसमें झलकता है कि आपके जनता के प्रति क्या लगाव है, क्या नैतिकता आपकी है। हमने क्या सुविधाएं दी हैं जनता को, क्या हॉस्पिटल की सुविधाएं रखी थी। आप सभी जान रहे हैं कि स्थिति ये आ गई थी कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, जबकि ऑक्सीजन का उत्पादन यहीं होता है छत्तीसगढ़ में, कहीं दूर नहीं होता, लेकिन व्यवस्था नहीं थी। पीएम केयर से वेंटिलेटर आए थे, वो धूल खा गए, ख़राब हो गए। सारी नैतिकता की जवाबदारी थी भूपेश बघेल की थी और वे उसे निभाने में नाकाम हुए हैं, पूर्णतः विफल हुए हैं। कोरोना काल में जनता ने देखा है कि क्या व्यवस्थाएं दी गई। आप सभी जानते हैं, शराब को घर घर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दवाइयों को किसी ने घर नहीं पहुंचाया। न सरकार के किसी बासिंदे ने जाके पूछा कि मरीजों का क्या हाल है। ये स्थिति भयानक यहाँ बनी हुई है और इससे हम सभी जूझ रहे हैं। इसलिए पूर्णतः विफल भूपेश सरकार इस कोरोना की महामारी में हुई है। जी सर, शराबबंदी की घोषणा करके सत्ता में आई कांग्रेस अब घर पहुंच सेवा दे रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पूर्णतः शराबबंदी की जाएगी। शराबबंदी की बात तो छोड़िए, सरकार ने शराब बेचना प्रारंभ किया और उससे भयानक बात क्या होगी, घर पहुंच सुविधा दे रही है। जो नियम कानून थे उसको शिथिल करके रखने की मात्रा बढ़ाई गई। इससे क्या समझा जाए, सिर्फ पैसा ही सब कुछ रह गया है। सरकार को सिर्फ पैसे की आवक चाहिए, जनता की कोई चिंता नहीं है। जो उन्होंने वादा किया उसको निभाया नहीं है और इसका जनता जवाब देगी, ज़रूर देगी। मैं समझता हूँ समय रहते, अभी भी समय है। भूपेश बघेल जी, शराबबंदी को लागू करिए। आपने अपना वादा को पूरा करना चाहिए, राष्ट्रीय नेतृत्व को वादा पूरा करना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी रोड की स्तर की लड़ाई लड़ रही है और आगे आंदोलन खड़े करेगी। जी सर, भाजपा में बीते दिनों अनुशासनहीनता के मामले सामने आए हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और बहुत बड़ा परिवार है, लगभग 13 करोड़ का परिवार है और धमतरी जिले में भी बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। निश्चित रूप से परिवार बड़ा होता है तो कुछ न कुछ बर्तन बचते हैं, किचन के अंदर के जो बर्तन रहते हैं वो बचते हैं, तो थोड़ा बहुत तो अनुशासन हुआ होगा, लेकिन कार्रवाई हुई है। इस मामलों में कहीं कमी नहीं की गई है और उनका पटाक्षेप भी हुआ है।
समय रहते पटाक्षेप भी हुआ है। अनुशासनहीनता की कार्रवाई बिल्कुल हुई है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं परिवार के अंदर रह के देखनी पड़ती है और संगठन का काम अच्छे ढंग से चल रहा है और आगे भी अच्छा चलते रहेगा। जी सर, भारतीय जनता पार्टी रेत की कालाबाजारी और अवैध शराब बिक्री को लेकर स्थानीय स्तर पर मुखर क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, कोरोना के 1.5 साल हो चुके हैं और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता रेत के मामले को उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में कुछ भी बात सुनाई नहीं दे रही है। ये दुर्भाग्य है कि मुखिया के संरक्षण में जो यहाँ बैठे हैं लोग, वो मनमाने अवैध रेत का उत्खनन कर रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है कि कोविड के इस कार्यकाल में, कोविड के इसकी महामारी में भी मनमाने हाइवा की आवक हो रही है और 70-80 हाइवा तो शाम को खड़े हो जाती हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, बगैर प्रशासन, बगैर सरकार के मिली भगत के कुछ नहीं हो सकता है। हमारा काम है आवाज़ उठाना, सरकार के कानों में इसकी आवाज़ तक नहीं जा रही है, दुर्भाग्य है। जी सर, क्या मानना है आपका 2023 में छत्तीसगढ़ की चुनावी तस्वीर क्या होगी? जनता भूपेश को जवाब देगी, कांग्रेस की सरकार को जवाब देगी। कोई भी एक वादा पूरा नहीं किए हैं और हमने कमर कस ली है कि इस बार के चुनाव में हमारी सीटें बढ़ेगी और निश्चित रूप से जो उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने वादा खिलाफी की है, इसका सबक जनता सिखाएगी और कांग्रेस साफ हो जाएगी। जी सर, कोरोना की इस आपदा में क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। मेरी जनता जागरूक है। मैं सभी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि अभी भी कोविड-19 के नियमों का पालन करें और 2 गज की दूरी जो बोला जा रहा है उसका पालन करें, मास्क का उपयोग करें और जितना हो सके भीड़ से बचें। हमें अभी और कोरोना की तीसरी लहर को भी देखना बाकी है। वैक्सीन लगवाएं, समय के अनुसार वैक्सीन जो 2 डोज हैं उनको लगाएं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, घर को भी सुरक्षित रखें और इस समाज को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। डीएनए चैनल के माध्यम से लगातार कोरोना के कार्यकाल में लोगों को अपील की जा रही है और मैं इस अपील का हिस्सा बना हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो ये था भारतीय जनता पार्टी के नेता रामू रोहरा जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने कोरोना से जुड़े और चुनावी मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। अब हम रामू रोहरा जी से लेते हैं विदाई। मैं सौम्या, मेरे सहभागी राज गायकवाड़, हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।